रहमान रहीम। मैं हूं ताहिर परवेज़। आज मेरे साथ हैं अली रज़ा साहब और उनके साथ ये अकरम साहब बैठे हैं और ये रशीद साहब बैठे हैं। आज हमारा मौजू है कि चेक के मामलात में जो राज़ीनामा है उसका क्या तरीक़ाकार है। रीसेंट पिछले दिनों एक नई जजमेंट आई है PLD 2020 लाहौर 97, जिसमें जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने हमें चेक के मामलात में कंप्रोमाइज़ करने का एक तरीका बयान किया और जो हमारे अभाम थे वो इसके अंदर दूर किए कि कंप्रोमाइज़ जो है वो चेक के मामले में अगर होता है फ़रीक़ैन के माबैन तो कोर्ट क्या पैटर्न अडाप्ट करेगी। तो ये इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं। ये मुकदमा नंबर 309/21 था हमारे पास। इसको हम जब डिस्पोज ऑफ करने जा रहे तो उस वक़्त जो मैंने इसमें पैटर्न अडाप्ट किया तो वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था कि इसमें एक्चुअल ये था। मेरे सामने ये एक प्रपोजिशन आई कि एक मुलज़म गिरफ़्तार हालत में पुलिस के पास था और वो राज़ीनामा करना चाह रहा था, लेकिन राज़ीनामा जो था वो कैसे एग्जीक्यूट होगा ये बहुत सारे यंग लॉयर्स को नहीं पता, दोस्तों को नहीं पता कि वो क्या ऐसा पैटर्न अडाप्ट किया जाए कि जिससे वो राज़ीनामा हो जाए। आम बंदे यही समझते हैं कि जनाब हम एक पेपर पे लिख लेंगे कि राज़ीनामा हो गया। पुलिस ये एक्सपेक्ट करती है कि वो इकरारनामा आप हमें दे दें, हम वो साल लगा देंगे, अगले दिन आप जाइएगा वहाँ अदालत में। जो पहले पैटर्न था तो उसमें क्या होगा कि वो जो है वो मुद्दई अपनी एक स्टेटमेंट दे देगा कि जी इससे मैंने मशरूत राज़ीनामा कर लिया या गैर मशरूत राज़ीनामा किया, अगर सारे पैसे ले लिए तो वो मुलज़म को फौरी तौर पे कोर्ट बेल अलाउ कर देती थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाता था कि अगर जो उसने वादा किया अगर वो पूरा नहीं करता तो क्या उसकी बेल कैंसिल होगी। जब हम कैंसिलेशन फ़ाइल करते थे तो वहाँ कोर्ट कहती थी कि जो वादा किया है वो तो सिर्फ किया है मुलज़म, उसने मुद्दई ने आगे कहा है कि जिसने मुझसे वादा किया है। और क्या ये मिसयूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल है कि उसने कंप्रोमाइज़, क्या उसने वो टर्म एंड कंडीशन पुलिस की जब गिरफ़्तार हालत में था तो ऐसा एग्रीमेंट कोई वैलिड होता भी है कि नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी ये जो कंट्रोवर्सीज़ थी इस जजमेंट में PLD 2020 लाहौर 97 में जो ऑनरेबल जज साहब थे अनवारुल हक पन्नू साहब ने बड़ा अच्छा इसमें इसको रिजॉल्व किया और हमें 10 स्टेप जो है वो गाइडेंस दी कि अगर मुलज़म गिरफ़्तार होगा तो ये 10 स्टेप्स हैं जिनको हमने ज़ेरे गौर रखना है। जब भी हमने मुआहदे में जाना है, किसी शख्स से उनकी बात सुननी है, तो ये वकील साहब भी होते हैं जिनका काम यह है कि वो इस बात को पहले समझें कि मैंने इसमें कैसे इसको वाइंड अप करवाना है। वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि पुलिस वाले अपने उस्ताद बन रहे होते हैं कि जी जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, हमें उन्हें साथ लेके चलना है, पार्टीज़ को साथ लेके चलना है। लेकिन जो अब ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन हो गई उससे हम बाहर नहीं जा सकते। अब इसमें जो 10 स्टेप है ना जो कोर्ट ने बताए हैं कि 489F है, होता क्या पहले अकरम साहब आप बताएं ज़रा। 489F जो है ना डिसऑनर ऑफ चेक है और अच्छा, जिसमें इसकी सज़ा बताई गई है जो कि सेक्शन में जो कि तकरीबन 3 साल है। तकरीबन नहीं होती, हमेशा कानून में या होती है या नहीं होती है, यानी 3 ईयर है इसके अंदर। ठीक है, अब देखें ये मुलज़म गिरफ़्तार है। अब वो जो मुलज़म गिरफ़्तार है तो वो पोस्ट टेस्ट बेल के लिए जाएगा। पोस्ट टेस्ट बेल की कौन सी सेक्शन है बताएं। उसके साथ आती है 498 7 जी सर। पोस्ट टेस्ट है तो 497 है। अगर हम प्री रेस्ट में जाएंगे तो 498 के तहत हम अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। अब चूँकि ये जो पैटर्न आया है इसके अंदर ये सिर्फ अभी कोर्ट ने हमें रहनुमाई की है और हमारे जो दिमागों में सवाल थे उनको रिज़ॉल्व किया है। तो उसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट की हद तक अभी हमें एक पैटर्न सामने नज़र आ रहा है। तो मुलज़म गिरफ़्तार है, उसको 24 आवर में कानून के मुताबिक पेश करना होता है। तो वो कौन सी सेक्शन है जिसमें उसको CRPC में कहाँ लिखा है कि उसको 24 आवर में पेश होना चाहिए। जब भी मुलज़म जो है गिरफ्तार होता है उस पर जब पुलिस वाले गिरफ्तारी डालते हैं जी तो उसको जो है पुलिस वाले सेक्शन 61 CRPC के तहत जो है 24 वो पाबंद है कि इसको पेश करेंगे। अच्छा, ये जो 10 स्टेप है ना जो कोर्ट ने हमें दिए हैं उसको तो हम जजमेंट PLD 2020 लाहौर 97 में यही बताया गया। जो चीज़ें बताई हैं, नंबर 1 कोर्ट ने जब भी हम किसी राज़ीनामे की तरफ जाएं तो जो पहली बात यह है कि राज़ीनामा तहरीरी होगा, यानी 2 फ़रीक़ैन के माबैन जो एग्रीमेंट होगा वो तहरीरी होगा। अब और इस पर फ़रीक़ैन के साइन और थंब इम्प्रेशन होंगे। अब अगला सवाल पैदा हो जाता है कि वहाँ रहते हुए तो ये जैसे हमारे इस केस में था कि मुलज़म तो अब पुलिस की कस्टडी में था, तो वो स्टाम्प पेपर कौन जारी कराएगा। यानी अगर वो कोई राज़ीनामा जैसे हमने इसके अंदर लिखा, ये मेरे पास मौजूद है वो, यानी ये जो हमने इकरारनामा लिखा तो ये जो 1200 का स्टैम्प पेपर था, ये मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर नज़र आ रहा है अपना गौर साहब इसमें। अच्छा, ये जो स्टाम्प है ये बेसिकली हमने जब इसको लिखा तो पहली बात इसमें ये थी कि एक पार्टी तो मुद्दई तो आज़ाद है, दूसरा हमने पार्टी का नाम लिखा जो गिरफ़्तार था उसका नाम लिखा कि फैसल जो भी उसका नाम था, नाम लिख के बज़रिया नुमाइंदा, यानी हमने जो आज़ाद नुमाइंदा था उसको एक बज़रिया नुमाइंदा जो है वो इसको इस स्टाम्प को इशू करवा लिया, क्योंकि नुमाइंदे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें इस जजमेंट में दे दिया है इन्होंने कि ये बज़रिया नुमाइंदा भी इसमें काम हो सकता है।
कोर्ट ने हमें इसमें ऑथराइज़ किया, ये जो 10 पॉइंट्स बताएं कंप्रोमाइज़ के, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये मौजूद है नुमाइंदे का। तो 1200 रुपये का स्टाम्प आता कैसे है, आपको अच्छी तरह पता है कि हम पंजाब बैंक से उसका एक चालान क्रिएट करते हैं, दोनों के ID कार्ड साथ लगाए और हमने वो बजरिया नुमाइंदा ये एक एग्रीमेंट ले लिया। अब अगला स्टेप ये है कि जब वहाँ गिरफ़्तार थे तो क्या ये वहाँ पर ही अंगूठे लगा के आ जाएँ हम अपने, या हमें कोर्ट के सामने लगाने चाहिए, ये भी एक बात थी हमारे जहन में। तो हमने इसमें तो उसमें लिखा, पहली बात कोर्ट ने कह दी कि नंबर 1 राज़ीनामा तहरीरी होगा, इस पर फ़रीक़ैन के साइन होंगे। साथ ही अगली बात बता दी कि अगर फ़र्ज़ किया मुल्ज़म ऑलरेडी जुडिशल है तो फिर क्या होगा, उसमें उन्होंने कहा जी उसका जो उस सूरत में उसके कौंसल का बयान भी लिखा जाएगा, यानी वो ये भी मुमकिन है कि जो उसने कौंसल बजरिया वकालतनामा हायर किया हुआ है उस कौंसल का भी बयान हो सकता है कि जनाब ये कंप्रोमाइज़ इसको मैं ऑन करता हूँ, ये जो एग्रीमेंट हो रहा है जिसका मैं बेनिफिट उठाने जा रहा हूँ बतौर मुल्ज़म, ये इसके कौंसल को भी इख्तियार है कि वो इसको लिख सकता है। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया कि मजाज नुमाइंदा, यानी अगर वो ड्यूली अथराइज है, यानी किसी उसके पास पावर है इस काम को करने की, ये मुख्तार ख़ास उसने अपने किसी भाई को दिया कि मेरी जगह पे जाकर तुम अदालत में इसको साइन कर दो, यहाँ पर ये भी ऑप्शन है लेकिन इस जजमेंट में नहीं है कि कोर्ट उसको प्रोड्यूस करा सकती है। यानी अगर वो ट्रायल कोर्ट है, स्पेशली नीचे वाली कोर्ट है, तो उसके पास तो हर 14 दिन बाद वो आ रहा है। अगर वो जुडिशल है तो वो आप ये भी हम इसमें इनोवेशन कर लेते हैं बाज़ दफ़ा कि कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब ये हमारे दरमियान मामला सेटल हो गया, जुर्म कंपाउंडेबल है, आप इसको कल जनाब इसको तलब कर लें, वहाँ से उसकी तलबी लगा के भी भेजी जा सकती है, लेकिन वो इस जजमेंट में नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ ऑप्शन दे दिया कि बजरिया कौंसल भी इसको साइन किया जा सकता है और मजाज नुमाइंदे के भी किया जा सकता है। क्योंकि हमारा ये केस था जो इसमें ये करारनामा लिखा गया, ये इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो जेल में था, वो भी हिरासत में उसमें था, सॉरी अपना थाने में मौजूद था और पहले रिमांड के लिए उसने पेश होना था। अब उसके बाद जो थर्ड चीज़ जो कोर्ट कहती है वो कहती है कि वाज़ह तौर पर शराइत मेंशन हो, अबहाम ना हो, कानून के अंदर अबहाम नहीं होता, शायरी नहीं होती, सिमलीज नहीं होता, वाज़ह बात होती है कि भाई ऐसे है तो ऐसे है, यानी उसमें ये नहीं है कि मतलब उसको ऐसे कर वेग नहीं होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। कोर्ट कह रही कि वाज़ह तौर पर शराइत मेंशन करें। और फिर उसके बाद ये भी एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि अगर इसमें ये लिखा होना चाहिए कि ये पैसे जो है वो ऐसे देगा, और अगर एक साथ भी हैं तो वो भी मेंशन होंगे, इस तरह से ये पैसे देंगे। यानी इसकी कंस्ट्रक्शन पे हम बात कर रहे हैं कि राज़ीनामा जो है उसका तरीक़ाकार क्या है। तो इसके अंदर ये भी कोर्ट ने रिक्वायर कर लिया कि आप टर्म एंड कंडीशंस जो हैं उसके साथ साथ जब पैसे आने हैं उसकी डेट फिक्स की, और ग्रेस पीरियड भी इसके अंदर दे दिया। इन्होंने लिख दिया कि अगर वो पैसे, अगर वो वादा करता है कि मैंने 10 लाख देना और लाख की मैंने 10 किस्तें देनी हैं, तो किसी भी इंस्टॉलमेंट के जो है वो फुलफ़िल ना करने पर 3 दिन का ग्रेस पीरियड जो है वो कोर्ट चौथी जो इसमें शेख अपनी जजमेंट में बता रही है कि वो उसको वो बताते हैं कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड होगा। यानी अगर मैंने आपसे वादा कर लिया, मैं अपनी पोस्टर्स लेके चला गया हूँ, मैंने वादा किया कि मैं 1 जनवरी को आपको पैसे दूंगा, और उससे 3 दिन तक उसको फिर मार्जिन दिया इसी जजमेंट के अंदर, उसके 3 दिन के बाद आप बाख्तियार हो जाएंगे कि आप कंपिटेंट कोर्ट से रजू कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये कहा उन्होंने, कोर्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब उन्होंने कहा अब इसमें 497(5) में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो बेल खुद ब खुद खारिज तस्वर होगी। अगर इस प्रॉपर प्रोसीजर के साथ कंप्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है तो ये फिर उसको बेल कैंसिलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मिस यूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल जो है, अमूमन यही समझा जाता था कि अगर मुल्ज़म बाहर आया और आकर वो दूसरे पर हमलावर हो गया और उसने जी मिस यूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल कर रहा है जी, ये हमारे दरवाजे पे आके गालियाँ दे रहा है जी, वो तो मिस यूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ कोर्ट ने छठी शिक में कह दिया कि वादा खिलाफ़ी ऐसी जो की जाएगी वो मिस यूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल होगी। यानी इसको एक्सटेंड कर दिया मिस यूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल के जो कॉन्सेप्ट को, कि ये वो बेल इसलिए उन्होंने लिखा कि जी हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, कि ये भी एक मिस यूज़ है कि भी उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और वो उससे फ़ायदा नहीं उठा रहा। और उसके बाद वो कहते हैं कि 7वीं बात यह है कि अलहदा मनसूखी है, ज़मानत नहीं लगेगी इसके अंदर, उन्होंने कह दिया इसके अंदर। उसके बाद वो कहता है कि डिफ़ॉल्ट की सूरत में फिर प्रोसीजर क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट अगर कर जाता है बंदा तो डिफ़ॉल्ट की सूरत में एक मुतफर्रक दरख्वास्त दायर होगी जिसमें अदालत की तवज्जो डिफ़ॉल्ट पर दिलवाई जाएगी और अदालत उसे सिर्फ डायरेक्टली गिरफ्तारी का हुक्म दे देगी। ये नहीं होगा जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिस बनी हुई है कि जनाब आप जाएँ जी, दरख्वास्त दे दी जी, कैंसिलेशन लगा दी, नोटिस करो, रिकॉर्ड आ रहा है, जा रहा है। कोर्ट इसमें कह रही नहीं, ऐसे नहीं है, इसको आपने इसी तरह ही फॉलो करना है कि तवज्जो दिलानी है कोर्ट की कि जनाब ये वादा कर गया था, ये देखें इसको फुलफ़िल नहीं किया। कोर्ट उसको जो देखेगी कि भाई ये इसने पूरा नहीं किया, 3 दिन गुजर गए, तो डायरेक्टली गिरफ्तारी का हुक्म देगी। और उसके बाद यह है कि अगली बात इसमें कोर्ट ने एक और बड़ा इसमें कोर्ट की पेशी लिस्ट के हवाले से कही
कि ऐसे केसेस को फॉर्मली नहीं डाला जाए कि जी वो 173 की रिपोर्ट आ रही है, कोर्ट कहती कंप्रोमाइज़ हो रहा है, इसकी कैटेगरी अलहदा बना दें, राजीनामे की अलहदा कैटेगरी, अलहदा शनाख्त के साथ पेशी लिस्ट में इसको डाल दिया जाए। होना ये चाहिए ये कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो इसके ऊपर जज डेट डाले। अगर ये डेट डाली जा रही है 1 महीने बाद की जनाब पैसे दूंगा, तो वो 1 महीने से 3 दिन बाद की जज साहब डेट डालें और वो उसको कोर्ट ने इस हद तक कह दिया कि उसको कैटेगराइज अलहदा किया जाए। ज़रूरी नहीं कि अब इसमें ट्रायल हो। और 10वीं ये 9th बात, और 10वीं बात ये है कि अगर कोर्ट देख लेती है कि वादे पूरे हो रहे हैं तो ये ज़िद नहीं करेगी कि जी मुझे मुद्दई ला के मिलाएँ फिर, क्योंकि मुद्दई तो पहले इतना गरीब था विक्टिम कि बड़ी मुश्किल से उसको पैसे मिले हैं। उसको लाने के लिए बाज़ दफ़ा बड़ा हमें जो है जब उसको पैसे मिल जाते हैं वो अदालत में आता नहीं हो, कहता जाओ तंग होते फिर। तो यहाँ कोर्ट ने ये भी बता दिया कि अगर वादे पूरे हो जाएँ, कोर्ट खुद से ऑब्जर्व कर ले या कोई पार्टी इसकी तवज्जो दिलाए कि जनाब ये जो वादा था देखें मैं रसीदें ले आया हूँ, मैंने पूरा कर लिया, तो कोर्ट इस केस को वो ख़त्म कर देगी और मुलज़म को बरी कर देगी। ये 10 स्टेप जो थे ये हमारे सामने जब ये मेरे FIR आई तो ये मेरे दिमाग में पहले से मौजूद थे। मैंने दोनों फ्रीकैन की बात सुनी। इस केस की हद तक वहाँ पे ये था कि हमारा क्लेम 1,32,00,000 का था, समथिंग को अमाउंट थी, XYZ समझ लें। तो उसमें जो मुलज़म था वो अब ये चीज़ जो है ये लॉ को हम अप्लाई करना, जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है बेसिकली ये प्रैक्टिस है कि अब हम उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं कि फ़िज़िकली लेना तो 1.25 करोड़ है। अब वो क्या कहता है कि पहले स्टेप पे आप मुझसे एक 32 लाख की गाड़ी ले लें, 31 लाख की एक गाड़ी जो है मैं आपको देता हूँ। उसने गाड़ी भी दे दी, उसके कागज़ भी पकड़ा दिए। अभी हम ये एग्रीमेंट जो है वो हमने इसको लिख लिया, ड्राफ्ट कर लिया, लेकिन हमने उनको कहा कि हम कोर्ट के सामने इसके अंगूठे लगवाएंगे, हमने ऐसे नहीं लगवाने हैं वहाँ बैठ के। अगर कहीं मजबूरी हो कि भी वो वहाँ बैठ के भी लगाने पड़े किसी पंचायत के पास, तो वही डॉक्यूमेंट साथ लगा के नया लिख लें कोर्ट के लिए और उसको ऑन कर दें। इसमें हमने दोनों को मेंशन कर दिया, हमने लिखा कि जी अब देखें पहले अब हम इसमें 489F में अगर कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो ये मुलज़म के वकील को एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसमें उससे मनवा ले कि हाँ मैंने ये किया, क्योंकि मौका दे रहे हैं, उसको गिरफ़्तार हो गया, उसने हमें तंग किया, हमने FIR कराई, तो हमने उसमें लिखा कि हाँ मैं इनके हक़ाइक़ को तस्लीम करता हूँ। सबसे पहली बात ये लिखी इसके अंदर। नंबर 2 ये है कि मैं जनाब फ़लाँ जो बंदा है उसके ख़िलाफ़ जो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है उसके हक़ाइक़ को भी तस्लीम करता हूँ, ताकि हमें कल कलां को केस को साबित करने की ज़रूरत ना रहे अगर हम ट्रायल में जाते हैं। तो ये हमने उससे पहले मेंशन कर लिया। ये वाज़ह है कि रकम की अदायगी अलहदा अमल है और चेक डिसऑनर हो चुका है वो एक अलहदा जुर्म है जिसकी सज़ा से बचने के लिए दर्ज शेड्यूल दिया गया। यानी इसके साथ साथ बतौर मुलज़म के वकील मैं अपने ट्रायल को भी पक्का कर रहा था कि कल कलां को ये मेरे पर ये बर्डन ना शिफ्ट हो जाए कि जी ये ट्रायल अलग से मुझे केस को साबित करना पड़ेगा। अगर आज मेरा मुद्दई उसको क्राइम विक्टिम जो है उसको मौका दे रहा है तो कम से कम अपने केस को उससे मनवा ले। तो ये पहली 2 बातें परमानेंट इसके अंदर मैंने शामिल कर ली। थर्ड वन जो मैंने आपको बात बताई कि मैंने उसको लिख दिया कि असल फ़ाइल स्मार्ट कार्ड उसने। अच्छा अगला प्रॉब्लम ये आ गया कि गाड़ी वो ट्रांसफ़र कैसे करेगा, वो तो गिरफ़्तार है। तो यहाँ उसने ये चीज़ें हवाले कर दी गाड़ी भी हवाले कर दी, चीज़ें भी हवाले कर दी और एक साथ आगे चीज़ अटैच कर दी कि हवाले मुश्तरी कर दी हैं मोरखा 1/6 से पहले। और ये भी लिख दिया कि गाड़ी की ज़िम्मेदारी उसकी है या उसकी है। उसने कहा जी मैं इसको ट्रांसफ़र करवाऊँगा इसको फ़लाँ डेट तक। एक पहली कंडीशन इम्पोज़ हो गई। दूसरी बात ये अगला प्रॉब्लम ये था कि 3-3 मरले की 2 रजिस्ट्रियाँ थी उसके अंदर। वो दोनों वो अब ये भी इशू था कि वो उसके असल डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं था। हमने उसको पंचायत में जाने दिया IDR में, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, हालांकि फ़ौजदारी में नहीं होती। उन्होंने खुद ही तय किया कि ठीक है ये 2 प्लाट जो है ना मैं इतनी मालियत में इसको मैं रख लूँगा। अब फिर उसके लिए उस 3-3 मरले के लिए मुझे एक अलहदा एग्रीमेंट लिखना पड़ा जिसमें जो है वो एक इकरारनामा एक उसका अलहदा लिखा गया कि जनाब मैं और मेरी बीवी मालिक हैं और ये फ़लाँ लेन देन था। उसके कंप्रोमाइज़ में मैंने 6 मरले की इतनी मालियत उसकी 53 लाख कीमत तय हो गई। 53 लाख में कुल उसमें से वसूल हो गए हैं और मैं बाहर निकलूँगा, अपनी फ़र्ज़ जारी कराऊँगा और मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा और उसका पोजेसन फिजिकली मैंने दे दिया। तो यानी ये दूसरा एक मुस्तकबिल की बात होगी कि वो बाहर निकल के क्या वो पता नहीं रजिस्ट्री कराता कि नहीं कराता। उसके लिए हमने इस एग्रीमेंट से अलावा हमने एक करारनामा अलहदा लिखा। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह है कि अगर सिविल कोर्ट में मुझे तामील मुख्तस के लिए जाना पड़ता है तो मैंने वो असल डॉक्यूमेंट वहाँ टेंडर करवाना है और ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये तो शायद हो सकता है फ़ौजदारी अदालत के पास चला जाए और वो फिर फ़ौजदारी अदालत से लेना और इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने की बजाय मैंने एक इंडिपेंडेंट इकरारनामा इसके अंदर तैयार किया और कोर्ट की मौजूदगी में उसको भी साइन करवाया। इसका जिक्र उसमें कर दिया, उसका जिक्र इसमें कर दिया। अब 4th वन ये थी कि उसने कहा जी जो बकाया पैसे एक 48,50,000 रुपया बनते हैं ये यहाँ पे फिर अभाम है अब उसके भाई ने जिम्मेदारी ली अब यहाँ पे ये भी बात है
कि अगर कोई तीसरा बंदा आके वो जिम्मेदारी ले लेता है तो कोर्ट उस गारंटी चेक पर एफआईआर नहीं देती, यानी बाद में अगर हम जाते हैं तो ये कंट्रोवर्सी है कि ऐसे किसी गारंटी चेक पे चेक हो पर एफआईआर होगी या नहीं होगी, तो या को उस पर अगले बंदे पर एफआईआर होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये एक रेलिवेंट फैक्ट ज़रूर रहेगा कि पिछले बंदे को सज़ा करवाने के लिए ये रेलिवेंट फैक्ट के तौर पर एफआईआर पेश हो सकती है। अगली चेक जो है, अगला चेक जो उसके भाई ने आगे 48 लाख रुपए का दिया, तो वो हमने इसको लिखा इस अंदाज से कि ये के अलावा जी बकाया रकम मुबलिग 48,50,000 का चेक नंबर सच एंड सच जो किसी भी तरह की गारंटी का ना है। मैंने कहा चलो मेंशन तो कर देते हैं गारंटी का नहीं है, बल्कि मुकर्रर मुद्दत अंदर 6 माह पर अदायगी के लिए है। अदम अदायगी की सूरत में फ्री केवल अलहदा एफआईआर दर्ज करवाने का मजाज है। फिर भी हमने लिख दिया कि मैं फिर अलहदा करवाऊंगा, कोई मैंने गारंटी नहीं दी, उसका भाई अब कहता कि मैं दूंगा, ये लाइबिलिटी मैंने ले ली है। अब वो जो मुलजम अंदर 6 माह पैसे देकर चेक वापस ले सकता है और 1/12/22 तक अदायगी ना करने पर चेक कैश होगा और डिसऑनर पर कार। वो कभी तो वादे कर रहे थे कि जी 6 माह के अंदर ही हमने दे देने। हमने कहा ठीक है, आप 6 माह में दे देंगे तो चेक ले लीजिएगा और जब पूरा टाइम होगा फिर हम इसको डिसऑनर करवा लेंगे कि स्पेसिफिक डेट थी, इस पर उन्होंने हमें पैसे देने। अब फिर मैंने ये मेंशन किया इसके अंदर कि ये राजीनामा मुताबिक फ़ैसला हाई कोर्ट PLD 2020 लाहौर 97 किया गया है और इसमें बताए गए तरीके से ही होगा और इसके मुताबिक अगर मुकदमे में ज़मानत जो है उसको ख़त्म करने का कॉन्सेप्ट है तो उसके ऊपर दोनों को कोई इतराज़ नहीं। यानी ये बात भी मैंने एंडोर्स कर दी, इस जजमेंट को इसका हिस्सा बना दिया। अब जब हम अदालत के अंदर पेश हुए, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि जब मुलज़म वहाँ पर आया तो हमें इसके साथ एक तीसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी। पहला राजीनामा इनका दोनों का एग्रीमेंट लिख लिया, सेकंड वो जो प्लाट दिया उसका अलहदा करारनामा लिख लिया, तीसरा एक बयान अल्फ़ी की ज़रूरत थी जो अदालत में उसने बेल करवाने के लिए मुलज़म ने देना था। उसने उसमें यही बताया, मुदई ने देना था कि मेरा नाम, मैं मुदई हूँ, मैं फ़लाँ मुकदमे का जो कंप्लेनेंट हूँ और ये मुलज़म है। ये कि मुलज़म मज़कूरा वही वाली बात है, बरज़मानत रहा होकर हस्बे वादा गाड़ी और प्लाट हस्बे मायदा ट्रांसफ़र करवाएगा और बकिया रकम मुकर्रर करदा वक़्त में अदा करने का वादा किया है, जिस से मुलज़म मुझे यानी उसकी बरज़मानत रहाई पर कोई इतराज़ ना, अलबत्ता अदम अदायगी की सूरत में मन मुअल्लफ़ वही वाला जो प्रोसेस है वो होगा, ट्रायल फॉलो करने और रिकवरी के दावे करने और दीगर दिए गए नए चेक नंबर फ़लाँ के ऊपर कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। अब ये बात ये इस शक्ल में ये एक बयान अल्फ़ी था हमने कोर्ट में पेश किया जिसको मार्क B भी लगा हुआ है। अब इसके ऊपर कोर्ट को फिर जाके हमें असिस्ट करना पड़ा, यानी कोर्ट के सामने जब पेश हुए हैं तो कोर्ट अक्सर ये कहती है कि मैं आपके प्राइवेट मायदों में मैं क्यों गवाह बनूं, यानी हमारी शुरू से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर हमने कोर्ट को बाकायदा इस पर कायल किया और कोर्ट ने ठीक है अगर आपके दरमियान कोई एग्रीमेंट है तो आप उसको मार्क लगवा लें। हमने ओरिजिनल फिर जो था हमारा आपस में जो कंप्रोमाइज़ था वो कोर्ट को लगवा दिया और ये कोर्ट के सामने हमने फिर बाकायदा स्टेटमेंट दोनों की करवाई, मुस्तगीज़ की भी कराई इसके ऊपर और मुलज़म की भी कराई। सिंपल सी करवाई कि मेरा बरूए ना करारनामा मार्क के दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, फ़लाँ मुलज़म से मशरूत राज़ीनामा हो गया, लिहाजा मुलज़म फ़लाँ की सिर्फ दरख्वास्त ज़मानत की हद तक मंजूर करने पर कोई इतराज़ ना। आगे मुलज़म ने नीचे कहा कि बयान किया कि मैं करारनामा मार्क को पढ़ लिया है जिसके मंदरजात को दुरुस्त तस्लीम करता हूँ, बरज़मानत रहा होकर गाड़ी फ़लाँ ट्रांसफ़र करा दूँगा, 6 मरले के प्लाट ट्रांसफ़र करा दूँगा, अगले 6 माह के अंदर बकाया 48,50,000 रुपया अदा कर दूँगा, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई होने पर कोई इतराज़ नहीं। ये कोर्ट को भी हमने इसके अंदर, यानी इसमें इनोवेशन ये है कि मुलज़म का बयान पहले नहीं होता था, इस जजमेंट ने ये रास्ता खोला और बीइंग यंग मैन हमें अब ये नई प्रैक्टिसेस हमने कोर्ट्स को सिखानी है। तो जो चूँकि मैं इसको बाइंड अप करने जा रहा था तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये सारा प्रोसेस जो है वो मैं अब तमाम लोगों के साथ शेयर करूँ और हम कोर्ट्स को इस बात पर लाएँ कि जो चीज़ें इश्यूज़ कम से कम रिज़ॉल्व हो गए हैं जैसे पोस्ट टेस्ट की हद तक, तो कम से कम हम आइंदा उसको फॉलो करें। और इसमें ये वो एक जो है जनरल सी जो प्रैक्टिस चल रही है कि जी सिर्फ मुदई का बयान अल्फ़ी लेके तो मुलज़म रिलीज़ हो जाता है, बाद में आके वो कहता है जी वो मैं तो फंसा हुआ था, ये था वो था, और वो फिर ट्रायल होना शुरू हो जाता है। तो आज की हद तक सिर्फ मैंने ये राज़ीनामा का तरीका, कोई सवाल आपके ज़हन में तो आप कर सकते हैं कोई। सर कंप्रोमाइज़ का पूछना चाह रहे थे, कंप्रोमाइज़ किस सेक्शन के तहत होता है? कंप्रोमाइज़ इसमें खोलें 345 है ना बेसिकली, यानी है कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो 345 है, ये उसी के तहत होगा। इसमें यानी यूजुअली जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है 345 में वो उसको डिस्पोज ऑफ कोर्ट करती है, तो वो रेड विद 249 ये भी पढ़ लेते हैं बाद लोग, लेकिन जब कंप्रोमाइज़ है तो 345 में होगी। जी थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।